हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के ऊपर बेस्ड कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। अगेन बता रहा हूँ, ये सारे एमसीक्यूज कहीं ना कहीं किसी न किसी अच्छे स्कूल के एग्जाम में पूछे गए हैं या तो फिर बोर्ड में पूछे गए हैं। तो आपके अगले साल के पेपर के लिए, इस साल के पेपर के लिए बहुत काम लगेंगे। इसे अच्छे से पढ़ लीजिए दोस्तों। ऑल द बेस्ट। From a uniform electric field, E is equal to E0 I caret. If the electric potential at x is equal to 0 is 0, then the value of electric potential at x is equal to plus x will be. यहाँ हमें x is equal to 0 से x is equal to plus x के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता लगाना है। अब मान के चलिए कि जो फाइनल पोजीशन है वहाँ हमारा पोटेंशियल v of x है और इनिशियल पोटेंशियल जो है इसे हम v0 एज्यूम करते हैं। सो दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज e0 टाइम्स dx। अब दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि e0 जो है वो तो कांस्टेंट है, तो वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और यहाँ हमारी रेंज क्या कंसीडर करनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स ये रेंज 0 से x के बीच में होगी। तो यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ dx का आंसर हो जाएगा x विथ रेंज ऑफ 0 to x और नेगेटिव साइन रहेगा, तो इस वजह से रिजल्टेंट आंसर हो जाएगा माइनस E0 टाइम्स x एंड 0। अब यहाँ लेफ्ट साइड में भी अगर आप देखेंगे तो v of x को हम v अज्यूम कर सकते हैं, दैट इज फाइनल पोटेंशियल, एंड इनिशियल पोटेंशियल वी कैन राइट इट एज 0। So overall we can write it as v, that is final potential, is equal to E0 times x। So इन सब में हमारा सबसे appropriate ऑप्शन होगा B। The line integral of electric field along the circumference of a circle of radius r drawn with a point charge q at the center will be। अब किसी चार्ज Q के आसपास आपने एक लाइन इंटीग्रल लिया है, आपने एक सर्कल कंप्लीट किया हुआ है और आपको ये बताना है कि इसके ऊपर अगर हम लाइन इंटीग्रल यानी कि वर्क डन अगर हम निकालें तो क्या निकल के आएगा। तो फ्रेंड्स, एज यू नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड as well as magnetic field and even gravitational field, all are conservative field। And what is the beauty of conservative field? That work done over closed path in a conservative field is always 0। So जैसे यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी है तो इसलिए वर्क डन जो होगा वो क्लोज लूप ऑफ इंटीग्रेशन E डॉट dl हमें लेना पड़ेगा। और जैसे कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क डन 0 होता है, इसलिए यहां हमारा आंसर 0 सही गिना जाएगा। C is a correct answer for given question। A particle having mass 1 gram and electric charge 10 raised to minus 8 coulomb travels from a point A having an electric potential VA that is equal to 600 volt to the point B having 0 potential. What be the change in its kinetic energy? As we know that sum of kinetic energy plus potential energy that is equal to total energy, or else change in a kinetic energy plus change in a potential energy is 0, or else change in a potential energy is minus of change in a kinetic energy। Here our focus is to get change in a kinetic energy, which can be written as minus times change in a potential energy, or else minus of Q times V final that is VB minus Q times VA। Now as you know that VB is equal to 0 and VA is equal to 600, so we can write it as minus times 0 minus Q that is equal to 10 raised to minus 8 times 600।
or else this can be written as plus 6 into 10 raised to minus 6 joule. So the correct answer is C. The area of every plate shown in figure is A and the separation between successive plate is D. What is capacitance between points A and B? यहाँ इस डायग्राम को हमें रीड्रॉ करना होगा कुछ इस तरह से, जैसे आप मान के चलिए कि आपके पास एक A पॉइंट है और इसमें हमारे पास दो प्लेट लगी हुई है। इस प्लेट को हम लोग कहेंगे प्लेट नंबर 1 एंड प्लेट नंबर 4। अब ये प्लेट नंबर 1 प्लेट नंबर 2 के सामने है और इसी तरह से प्लेट नंबर 4 के सामने है प्लेट नंबर 3, और लकीली 2 और 3 जो है वो B के साथ यानी कि प्लेट B के साथ कनेक्टेड है। तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ हमारे पास दो कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन है और दोनों कैपेसिटर यहाँ पर पैरेलल कनेक्शन में लगे हैं। तो इस वजह से इनका ओवरऑल कैपेसिटेंस होगा Cp is equal to C1 plus C2, that is equal to epsilon 0 A by D plus epsilon 0 A by D। अब यहाँ पे डिस्टेंस और एरिया सेम होने की वजह से दोनों का कैपेसिटेंस सेम है और इस वजह से ओवरऑल कैपेसिटेंस हो जाएगा Cp is equal to 2 times epsilon 0 A by D। B is a correct answer here. A particle having mass m and charge q is at rest. On applying uniform electric field E on it, it starts moving. What is its kinetic energy when it travels a distance y in the direction of a force? From work energy theorem, we can say that work done is equal to change in a kinetic energy. So, work done is equal to force times displacement, and change in a kinetic energy can be written as K final minus K initial. We consider that particle is at rest at an initial stage, while the final kinetic energy we consider it as a K. Also, force F can be written as Q times E and distance covered D can be written as Y. So, overall, we can write it as Q times E times Y, that is equal to K. So, our final kinetic energy can be written as Q E Y. C is a correct answer. A parallel plate capacitor is charged and then isolated. Now, a dielectric slab is introduced in it. Which of the following quantities will remains constant? अगर हमारे पास किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को दिया गया है और इस कैपेसिटर के बीच में अगर हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करते हैं तो कौन से फिजिकल क्वांटिटीज चेंज होती है? तो दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि जैसे ही कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच में अगर हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालेंगे तो नया कैपेसिटेंस C डैश दैट इज इक्वल टू K टाइम्स C हो जाएगा। अगर पोटेंशियल की बात है तो V डैश इज इक्वल टू V बाई K हो जाएगा। और इसी तरह से अगर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की तो वो भी चेंज हो जाएगी, E डैश इज इक्वल टू E बाई K, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होगा जबकि कैपेसिटेंस बढ़ेगा। तो यहाँ सारी क्वांटिटीज में अगर देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस कैन नेवर बी द आंसर बिकॉज वो चेंज होता है। कैपेसिटेंस ऑल्सो कैन नेवर बी द आंसर, वो भी चेंज होता है। एनर्जी, जी हाँ बिल्कुल, एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2 CV²। तो यहाँ तो दोनों क्वांटिटी चेंज हो रही है, तो इवन एनर्जी कांट बी योर आंसर। सो in this process we may say that after inserting even dielectric material the charge on capacitance remains same. So A is a correct answer. A moving electron approach another electron. What would be the change in the potential energy of the system? अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को अप्रोच कर रहा है, तो
अगर दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं तो एक तरह से कहेंगे कि एक डिस्टेंस पे वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बट एक और बात है कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो कम होता है। अब पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला है U इज इक्वल टू K टाइम्स Q1 Q2 बाय R, और यहाँ Q1 और Q2 जो है वो माइनस ही हमें लेना पड़ेगा। सो ओवरऑल आंसर इज KE स्क्वायर बाय R। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि U इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अगर दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस अगर कम हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगा, बिकॉज डिस्टेंस और पोटेंशियल एनर्जी का इनवर्स रिलेशन है। B इज द करेक्ट आंसर। एनर्जी ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर इज U. Now it is removed from a battery and then connected to another identical uncharged capacitor in parallel. What will be the energy of each capacitor now? दोस्तों, इस बात को कुछ इस तरह से समझिए कि आपके पास एक चाय की प्याली है और इसमें चाय भरी हुई है। अब मान के चलते हैं जो चाय भरी हुई है इसकी अमाउंट को हम U इमेजिन करते हैं, और ये चार्ज्ड है कैपेसिटर, इसलिए मैं इसे कुछ एक्सप्रेस इस तरह से करता हूं। अब मान के चलिए आपका दोस्त आपके पास बैठा है और उसे भी चाय पीनी है, लेकिन इसके पास पैसे नहीं है। यानी यहां हम दूसरे आइडेंटिकल कैपेसिटर को कंसीडर करते हैं जिसमें किसी भी तरह का चार्ज नहीं है। तो अगर एक कैपेसिटर को जो पहले से ही चार्ज है इसे दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट किया जाए तो क्या होगा? तो यहां पर डेफिनेटली चार्ज ट्रांसफर होगा और एक अपना चार्ज दूसरे को देगा। तो इनिशियल स्टेज पर देखने से ऐसे लगता है कि यहां एनर्जी इक्वली डिवाइड होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे आप जानते हैं दोस्तों कि इनिशियल स्टेज पे कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज होगा हम Q कहेंगे, लेकिन जब दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर लेंगे तो अब जो चार्ज है वो दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, दैट इज Q/2 एंड Q/2। तो इनिशियल स्टेज पे अगर पहले कैपेसिटर की अगर एनर्जी देखी जाए तो जिसे हम लोग लिख सकते हैं Q²/2C। अब फाइनल स्टेज पे इंडिविजुअल कैपेसिटर की एनर्जी हो जाएगी UF इज इक्वल टू Q/2² यानी कि ये हो जाएगा 1/4 टाइम्स Q²/2C, या तो फिर कह सकते हैं 1/4 ऑफ U। तो यहां हम कह सकते हैं कि दोनों ही कैपेसिटर पर अब जो एनर्जी होगी वो होगी U/4। अब सवाल ये उठता है कि अगर U/4 एक कैपेसिटर में गई, U/4 दूसरे कैपेसिटर में गई, यानी कि ओवरऑल U/2 एनर्जी ही स्टोर हो पाई, तो बाकी की U/2 एनर्जी कहां गई? तो दोस्तों, हम जब एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर को चार्ज करते हैं इस दौरान बहुत सारी हीट रिलीज होगी और साथ में कुछ हीट लॉस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में भी होता है। तो याद रखिएगा, ये इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपका ओवरऑल एनर्जी अगर कैपेसिटर में U स्टोर है और उसी को अगर हम किसी अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट करेंगे तो अब नए कैपेसिटर में एनर्जी जो है वो U/4 हो जाएगा। A uniform electric field is prevailing in y direction in a certain region. The coordinate of point A, B, C are 0, 0, 2, 0 and 0, 2 respectively. Which of the following alternative is true for the potential of these 3 points? यहाँ मैंने पहले से x एक्सिस और y एक्सिस को बना के रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो y एक्सिस की डायरेक्शन में है। तो जैसे जैसे हम ओरिजिन से दूर जाएंगे पोटेंशियल कम होती जाएगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि VA एंड V भी x एक्सिस पर ही है, इस वजह से A और B पर पोटेंशियल एक बराबर होगा। तो इसलिए हमारा B और C ये सही जवाब नहीं होगा। अब या तो हमारा आंसर A होगा या तो D होगा। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, जैसे जो पॉइंट C है वो ओरिजिन से दूर है, तो इसी वजह से यहां पर पोटेंशियल थोड़ा सा कम होगा। सो VC इज लेस देन VA और वी कैन राइट इट एज VA इज ग्रेटर देन VC। ये दोनों कंडीशन को देखते हुए हम कह सकते हैं कि हमारा A ऑप्शन सही जवाब है।
The capacitor of parallel plate capacitance formed by circular plate of diameter 4 cm is equal to a capacitance of a sphere of diameter 200 cm. Find the distance between two plates. अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस की बात करें तो इसका कैपेसिटेंस हम एक्सप्रेस कर सकते हैं C1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A डिवाइडेड बाई D। और अगर हम स्फेरिकल कैपेसिटर की बात करें तो इसके कैपेसिटेंस को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं C2 इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 टाइम्स R। अगर ये दोनों ही कैपेसिटेंस इक्वल है तो हम सीधा सीधा इन दोनों के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं और ये हो जाएगा एप्सिलॉन 0 A डिवाइडेड बाई D दैट इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 टाइम्स R। अब दोनों ही तरफ से हम एप्सिलॉन 0 को कैंसिल कर सकते हैं और हम अगर D को सब्जेक्ट बना ले हमारी इक्वेशन में तो ये हो जाएगा A डिवाइडेड बाय 4 पाई R दैट इज इक्वल टू D। अब एरिया क्या होगा प्लेट का, तो दैट कैन बी रिटन एज पाई स्मॉल r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स पाई इंटू कैपिटल R दैट इज इक्वल टू D। अब फिर से हम दोनों में से पाई को कैंसिल कर सकते हैं तो और हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं दोनों के रेडियस की, दैट इज रेडियस ऑफ प्लेट एज वेल एज रेडियस ऑफ स्फीयर। अब रेडियस ऑफ प्लेट हम डायमीटर प्लेट दे रखा है उससे निकाल सकते हैं, तो डायमीटर अगर 4 है तो रेडियस हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। सो दिस कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 10⁻⁴ मीटर एज वेल एज अगर डायमीटर ऑफ स्फीयर 200 सेंटीमीटर दिया गया है तो इसका रेडियस हमें लेना होगा 10⁻² सेंटीमीटर और सेंटीमीटर होने की वजह से इसे हम वापस से 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे एंड दैट इज इक्वल टू आवर डिस्टेंस D। अब देखिए हमारे पास क्या बचता है, अगर हम देखेंगे तो यहाँ 10⁻² और -2 अपने आप को कैंसिल कर लेंगे, 4 और 2 इंटू 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा वो टर्म है D इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁴ मीटर। तो यहाँ बी ऑप्शन हमारा उसी बात का इंडिकेशन दे रहा है। The capacitance of a variable capacitor joined with a battery of 100 volt is changed from 2 microfarad to 10 microfarad. What is the change in energy stored in it? कैपेसिटर में स्टोर एनर्जी फॉर्मूला 1/2 CV² से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ कैपेसिटर वेरिएबल है इसीलिए चेंज इन अ पोटेंशियल एनर्जी को हम 1/2 C2 - C1 टाइम्स V² से एक्सप्रेस करेंगे। अब सबकी वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये बन जाएगा 1/2 C2 कैन बी रिटन एज 10 माइक्रोफराड, C1 कैन बी रिटन एज 2 माइक्रोफराड, सो 10 - 2 इंटू 10⁻⁻⁶। अब वोल्टेज जो है वो 100 वोल्ट है यानी 10⁻² और V² होने की वजह से इसे हमें लिखना पड़ेगा 10⁻⁴। सो कुल मिला के ये हो जाएगा 8/2 इंटू 10⁻⁻² या फिर इसे हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻⁻² जूल। D is a correct answer here. A parallel plate capacitor is charged with a battery and then separated from it. Now, if the distance between its two plates is increased, what will be the change in electric charge, potential difference and capacitance respectively? किसी कैपेसिटर को पहले सोर्स से कनेक्ट किया गया है और उसे पूरी तरह से चार्ज कर दिया गया है। अब इन दोनों के बीच की प्लेट का जो डिस्टेंस है वो बढ़ाया गया है, तो इनसे कौन सी चीजों पर असर होगा? तो पहली चीज, चार्ज जो है वो प्लेट पर है तो इस वजह से चार्ज में कोई चेंज नहीं होगा, इट रिमेन्स कांस्टेंट। जबकि अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तो वो फॉर्मूला फॉलो करता है V इज इक्वल टू E टाइम्स D। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो डेफिनेटली जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज होगा।
और अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो इसकी फॉर्मूला होती है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A बाई डी। तो अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस जो है वो डिक्रीज होगा। तो इन सब में हमें ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट करना है जिसमें चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो हमारा बी ऑप्शन कभी आंसर नहीं हो सकता। अब वोल्टेज की बात हो रही है तो वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है वो हमें देखना पड़ेगा। तो देखिए ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में ये डिक्रीज दिखा रहा है, तो ये आपका आंसर हो ही नहीं सकता। अब आखिरी चीज हम डिसाइड कर लेते हैं, जैसे कैपेसिटेंस जो होता है वो डिक्रीज होता है और ये वेरीफाई कर रहा है कि कैपेसिटेंस भी डिक्रीज हो रहा है। सो डी ऑप्शन इज एप्रोप्रिएट आंसर। इस प्रोसेस को दोस्तों बोला जाता है POE, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। जब आपको 2-3 कंडीशन दी गई है तो हमें सारे कंडीशन को ध्यान में रखते हुए गलत आंसर को निकालना होगा और इसमें से सही आंसर को छांटना होगा। 6 identical capacitors are joined in parallel and are charged with a battery of 10 volt. Now the battery is removed and they are joined in a series with each other. What would be the potential difference between the free plates in the condition? हमारे पास 6 कैपेसिटर को एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, ऐसा दिया गया है, और इनको हमने किसी एक सोर्स से कनेक्ट कर रखा है जिसका पोटेंशियल जो है वो है 10 वोल्ट। अब ये सारे के सारे अगर हमने कनेक्ट कर रखे हुए हैं पैरेलल कंडीशन में तो सबके ऊपर का पोटेंशियल जो है वो सेम हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल ऑफ V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 is equal to potential of V6 and that is equal to 10 volt। बाद में ये सारे कैपेसिटर को एक साथ सीरीज में कनेक्ट किया गया है। तो जब ये सारे कैपेसिटर को एक साथ सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो जैसे आप जानते हैं कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इस वजह से नेट पोटेंशियल जो है वो इन सबके अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं 10 plus 10 plus 10 6 times, that is 60 volt. So the overall potential now becomes 60 volt. 6 identical square metal plates are arranged as in figure. Length of each plate is L. The capacitance of this arrangement would be। यहां पर आपके पास 2 अलग अलग कैपेसिटर कनेक्टेड है, जैसे 1 और 2 प्लेट एक दूसरे के सामने है, तो ये पहला कैपेसिटर हो गया। और देखा जाए तो 3 और प्लेट एक दूसरे के सामने न होने की वजह से इसे हम कैपेसिटर नहीं कंसीडर करेंगे, लेकिन 5 और 6 प्लेट भी सामने सामने है, इसलिए हम लोग इसे दूसरा कैपेसिटर कंसीडर करेंगे। और ये दोनों ही कैपेसिटर एक दूसरे के साथ पैरेलल कनेक्शन में है। हम कुछ इस तरह से इसे रीड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि अगर कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कनेक्शन में है तो इसका टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगा CP, दैट इज इक्वल टू C1 प्लस C2। अब C1 यानी कि कैपेसिटेंस बिटवीन प्लेट 1 एंड 2 दैट कैन बी रिटन एज एप्सिलॉन 0 A दैट इज L स्क्वायर डिवाइडेड बाय D, प्लस C2 जो हो जाएगा एप्सिलॉन 0 इंस्टेड ऑफ A आई शुड राइट इट एज L स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय, अब यहां पर प्लेट का डिस्टेंस है 3 टाइम्स D। तो अगर हम LCM लेंगे तो ये बन जाएगा 3 एप्सिलॉन 0 L स्क्वायर बाई 3D प्लस एप्सिलॉन 0 L स्क्वायर बाई 3D, या फिर ओवरऑल हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स एप्सिलॉन 0 L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3D। B is a correct answer here. In the following table, the area of plate and separation between plates are given. In the nearby figure, Q versus V graph from them are shown. Determine which graph is for which capacitor. अब कैपेसिटेंस का स्टैंडर्डाइज फॉर्मूला होता है C is equal to एप्सिलॉन 0 A by D।
अगर हम पहले कैपेसिटर को एक्सप्रेस करना चाहें तो इसे हम लिखेंगे C1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A बाई डी। अगर हम दूसरे कैपेसिटर को एक्सप्रेस करना चाहें तो C2 को लिखना पड़ेगा एप्सिलॉन 0 टाइम्स 2A डिवाइडेड बाई डी। वाइल तीसरे कैपेसिटर को हमें लिखना पड़ेगा C3 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 टाइम्स A डिवाइडेड बाई 2D। अब देखने से पता चलता है कि C2 जो है वो C1 से ग्रेटर है और C1 जो है वो C3 से ग्रेटर है। अब ग्राफ को देखने से पता चलता है कि अगर हमारे पास Q वर्सेस B ग्राफ दिया गया है तो इसका जो स्लोप होता है वो कैपेसिटेंस को एक्सप्रेस करता है। तो जिस ऑप्शन में यानी कि फर्स्ट ग्राफ में आप देख सकते हैं कि C2 जो है वो सबसे ग्रेटर बताया गया है और अगर C1 को देखें तो वो इंटरमीडिएट स्टेट में आता है और C3 जो है वो सबसे लीस्ट कंडीशन में आता है। तो इसके अप्रोप्रिएट हमारा C ऑप्शन है, तो C ही हमारा करेक्ट आंसर कंसीडर किया जाएगा। V versus X graph for an electric field in X direction is shown in figure. In which region is the magnitude of electric field is maximum? तो magnitude of electric field is decided by the slope of the graph. यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो ग्राफ C का स्लोप सबसे ज्यादा है, तो C रीजन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। तो C is a correct answer. The distance between electric charges Q coulomb and 9 Q coulomb is 4 meter. What is electric potential at a point on the line joining them where the electric field is 0? अब यहाँ दो चार्जेस दिए गए हैं और बीच में किसी पॉइंट A के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बैलेंस कंडीशन में आ जाती है। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड चार्ज। तो फर्स्ट चार्ज के लिए हम लोग लिखेंगे KQ डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, वेयर x इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट चार्ज। वाइल सेकेंड चार्ज के लिए हम लोग लिखेंगे K टाइम्स 9 इंटू Q डिवाइडेड बाय 4 माइनस x स्क्वायर। अब दोनों तरफ से K और Q को हम कैंसिल कर लेते हैं एंड दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो हमारा आंसर बन जाएगा 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस एक्स, या फिर 4 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 3x, या फिर 4 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 इंटू एक्स, और एल्स 4x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 1 मीटर। अब हमें पहले चार्ज से ये डिस्टेंस मिल चुका है जो करीब 1 मीटर है, तो दूसरे चार्ज से ये डिस्टेंस 4 माइनस 1 यानी कि 3 मीटर हो जाएगा। अब इस पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए तो हम लिखेंगे V इज इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाय x प्लस K 9Q डिवाइडेड बाय 4 माइनस x, और एल्स दिस कैन बी रिटन एज K times capital Q divided by 1 plus K times 9 times Q divided by 3. 3 और 9 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 3Q। सो कुल मिला के हम लिख सकते हैं 4KQ is a potential at a point A. A is a correct answer among all. A capacitor having capacitance of 600 microfarad. So C is equal to 600 microfarad. Is charged at a uniform rate of 50 microcoulomb per second. Current I is equal to 50 microcoulomb per second. What is a time required to increase its potential by 10 volt? So finally, charge on a capacitor can be written as Q is equal to C into V. And as you know that Q can also be written as I into T, that is equal to C into V. Or else T can be written as C into V divided by I.
तो अगर हम t को सब्जेक्ट बना ले तो हमारा आंसर हो जाएगा t इज इक्वल टू c, दैट इज इक्वल टू 600 इंटू 10⁻⁻⁶ into voltage V, that is equal to 10 divided by current, that is 50 माइक्रो एम्पियर, क्योंकि कूलम पर सेकेंड बनता है एम्पियर। अब यहां से 10⁻⁻⁶ और 10⁻⁻⁶ को कैंसिल कर लेते हैं और 0 और 0 को कैंसिल कर लेते हैं और 12 5 60, सो आंसर जो है वो बन जाएगा t इज इक्वल टू 12 टाइम्स 10, दैट इज 120 seconds. So D is the correct answer here. Two metallic spheres of radii R1 and R2 are charged. Now they are brought in a contact with each other with a conducting wire and then separated. If the electric field on their surfaces are E1 and E2 respectively, then E1 by E2 is equal to what? दो चार्ज स्फीयर को अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में लाया जाए तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है, यानी हम लिख सकते हैं कि Q1 by R1 that is equal to KQ2 by R2, or else we can write it as Q1 by Q2 that is equal to R1 by R2. अब हमें यहां रेशियो निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड E1 by E2, जिसका फॉर्मूला बनता है K Q1 by R1 स्क्वायर टाइम्स K Q2 by R2 स्क्वायर। अब यहां से हम K और K को कैंसिल कर सकते हैं और हम Q1 by Q2 को R1 by R2 से रिप्लेस कर सकते हैं। So E1 by E2 that can be written as R1 by R2 times R2 square by R1 square. अब दोनों में से स्क्वायर निकल जाएगा और ये रेशियो बन जाएगा E1 by E2 that is equal to R2 by R1. A is the correct answer among all options. For a capacitor, distance between two plates is 5x and dielectric field between them is E0. Now, a dielectric slab having dielectric constant 3 and thickness x is placed between them in a contact with one plate. In this condition, what is the potential difference between two plates? तो यहाँ हमें इनिशियल स्टेज पे एक कैपेसिटर दिया गया था जिसके बीच दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस था 5x। अब इसमें हमने कुछ x थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया और इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k की वैल्यू है 3 और बाकी हिस्से में हमने अभी भी वैक्यूम रखा। तो इस कंडीशन में इसका नया कैपेसिटेंस या फिर इस कंडीशन में इस दोनों प्लेट के बीच का नया पोटेंशियल क्या होगा? So new potential V can be written as potential difference between dielectrics and potential difference of free space, and this can be written as E1 times D1 plus E2 times D2. अब E1 क्या है? That is electric field of dielectric, that is E0 by K, और डिस्टेंस है वो x लेंगे, और E2 क्या है? E0 और डिस्टेंस लेना पड़ेगा 4x। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा E0 by 3 times x प्लस ये हो जाएगा 4 times E0 into x। अगर हम LCM 3 ले लें तो हमारा आंसर बनेगा E0 times x प्लस 12 times E0 times x and whole by 3, or else overall it can be written as 13 times E0 into x divided by 3. A is a correct answer among all answers. In the figure, area of each plate is A and distance between consecutive plate is D. What is effective capacitance between plate A and B? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटेंस सामने सामने प्लेट रखी हो तो कंसीडर किया जाता है,
यहां प्लेट ए और प्लेट बी एक बार, दो बार और 3 बार एक दूसरे के सामने आती है। सो कुल मिला के यहां पे 3 कैपेसिटर है, लेकिन ये तीनों कैपेसिटर किस कंडीशन में है, इसे हमें सॉल्व करना होगा। तो पहले हम कंसीडर करेंगे कि प्लेट ए से कितने प्लेट ऐसे हैं जो सीधे तौर पर प्लेट बी के संपर्क में है। तो हम कहेंगे प्लेट ए से निकलने वाला प्लेट 1 प्लेट बी के साथ सीधे सीधे संपर्क में है, जिसे हम 1 with 2 कहेंगे। इसी तरह से प्लेट बी का 2 वाला प्लेट 3 से संपर्क में है, जो कि ए का हिस्सा है। और आखिरी में अगर हम देखेंगे तो प्लेट 3 प्लेट 4 से कनेक्टेड है पैरेलल कनेक्शन में, और ये जो 4 है वो बी से कनेक्टेड है। तो इस तरह से हमारे पास ए और बी के बीच में 3 कैपेसिटर आते हैं जो पैरेलल कनेक्शन में कनेक्टेड है। और पैरेलल कैपेसिटेंस का कैपेसिटेंस होता है Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब प्लेट एरिया और डिस्टेंस सेम होने की वजह से इसे हम लिखेंगे एप्सिलॉन 0 A बाई डी प्लस एप्सिलॉन 0 A बाई डी प्लस एप्सिलॉन 0 A बाई डी, यानी कुल मिला के ये हो जाएगा 3 टाइम्स एप्सिलॉन 0 A बाई डी। C is a correct answer among all options. If the work done is taking 4 coulomb charge from point A whose potential is minus 10 coulomb to another point B is 100 joule, then the electric potential of point B is. तो आपका वर्क डन जो है इसे हम लिखेंगे Q टाइम्स V फाइनल माइनस V इनिशियल। अब वर्क डन 100 जूल दिया गया है, चार्ज जो है वो 4 कूलम दिया गया है, V फाइनल जो है वो हमें नहीं पता है, लेकिन V इनिशियल जो है वो माइनस 10 वोल्ट दिया गया है। तो ये हो जाएगा 100 by 4 दैट इज 25 एंड दिस इज V फाइनल प्लस 10, या फिर V फाइनल दैट इज इक्वल टू 25 माइनस 10, और एल्स V फाइनल विच इज इक्वल टू VB दैट इज इक्वल टू 15 volt. So D is a correct answer. 2 coulomb electric charge is displaced from a point of electric potential minus 20 volt to some other point. The work done is 200 joule. The electric potential of the second point V2 is equal to what? Now work done that is equal to Q times delta V. So work done is given that is 200 joule, charge is 2 coulomb and delta V is equal to V final minus V initial. So we can cancel it out 2 and 200 and it can be written as 100 that is equal to V final minus V initial, which is actually minus 20 volt. So 100 can be written as V2 plus 20, or V2 can be written as 100 minus 20 that is 80 volt. So V2 is equal to 80. B is a correct answer here. The work done by carrying unit positive charge in electric field under the repulsive force from infinity to the given point is. तो इसी तरह का कुछ प्रॉब्लम हमने पहले देखा था कि अगर किसी दो नेगेटिव चार्ज को एक दूसरे के करीब लाया जाए तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो यहां हमने देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो इंक्रीज होता है। सो अगर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज होना पड़ेगा। तो इस केस में भी कुछ ऐसी ही बात है, तो यहां काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिक्रीज होगा। बी इज अ करेक्ट आंसर हियर। The dipole moment of a dipole is 4 into 10 raised to minus 9 coulomb meter. The potential of a point away from point 2 meter, the direction making an angle of 60 degree with x-axis of dipole is. अब पोटेंशियल जो है किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल का वो फॉलो करता है फॉर्मूला Kp cos थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब ये सारे वैल्यूज हमारे पास मौजूद है तो हम इसे सीधे तौर पर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 9 into 10 raised to 9 दैट इज वैल्यू ऑफ k
डाइपोल मोमेंट होता है 4 इंटू 10⁻⁹ एंड इसे लिखेंगे cos 60 डिग्री डिवाइडेड बाय r स्क्वायर विच इज 0.2 मीटर, सो दैट इज 0.2 टाइम्स 0.2। अब ये हो जाएगा 36 इंटू cos 60 डिग्री, that is 1/2 times 4 divided by 100, or else this can be written as 36 और 4 को कैंसिल करने पर आंसर हो जाएगा 9 and 9/2 that is 4.5 4.5 times 100 that gives answer 450 volt. So C is a correct answer. The SI unit of line integral of electric field is SI unit of line integral that can be expressed as closed loop of E dot dl. Electric field unit is Newton per coulomb into displacement can be written as meter. So the correct answer is Newton per coulomb into meter. D is the correct answer among all. Which one of the following is not unit of electric potential? So electric potential V is nothing but that is equal to W by Q. Now W that can be written as joule, इसका यूनिट जूल होगा और Q का यूनिट होता है कूलम, तो जूल इंटू कूलम इनवर्स ये हमारा आंसर पॉसिबल हो सकता है। सीधे तौर पर वोल्ट भी हमारा आंसर पॉसिबल हो सकता है। इसके अलावा अगर हम चाहें तो वोल्टेज को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बाय डिस्टेंस। तो जैसे हम जानते हैं कि इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बाय डिस्टेंस यानी कि न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर से एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि न्यूटन इंटू मीटर इंटू कूलम रेज़ टू -1, दैट ऑल्सो इज अ पॉसिबल unit of electric potential. So W can't be unit of electric potential because W is a unit of work. Electric potential of 5 volt is on the surface of hollow metallic sphere of radius 3 cm. What will be the electric potential at a center of sphere? तो दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर हमारे पास कोई होलो मेटालिक कैविटी है और इसके ऊपर कोई चार्ज रखते हैं तो इसके सरफेस पे जितना पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल इसके अंदर वाले रीजन में होगा। सो पोटेंशियल ऑन द सरफेस एंड इनसाइड दैट रिमेन सेम, दैट इज 5 वोल्ट। लेकिन अगर बात हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे तो E होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड होलो रीजन में 0 होगा। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होता है, हम एग्जाम में गलती कर देते हैं, तो ध्यान रखिएगा पोटेंशियल ऑन द सरफेस इज सेम एज पोटेंशियल इनसाइड द चार्ज कैविटी, व्हाइल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज कैविटी दैट इज 0, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। In one electric field, 3 coulomb electric charge experience a force of 3 into 10⁻³ Newton. Then potential difference per unit centimeter in the field is. अब जैसे हम जानते हैं डेल्टा V into Q that is equal to W, or else we can write it as delta V is equal to W by Q. Now the question is, what is W? W is equal to force into displacement divided by charge Q, that is delta V. So delta V is equal to force, which is 3 into 10⁻³ Newton times per unit centimeter, that's why it is 10⁻⁻², that is distance between 2 points, and Q is 3 coulomb. So this and this get cancelled out. Our overall answer is 10 volt. A is a correct answer.
Work of 16 into 10 raised to minus 16 joule is needed to displace an electron from point A to point B in electric field. Then potential difference between those point is, ये दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सो W that can be written as Q times delta V, और delta V is equal to W by Q. So W is 16 into 10 raised to minus 16 divided by charge, that is electron, that is 1.6 into 10 raised to minus 19. तो ये दोनों कट जाएगा और इधर रह जाएगा 10, and this can be written as 10 into 10 raised to 3 या फिर 10 किलो वोल्ट. B is a correct answer. The radius of solid metallic sphere and hollow metallic sphere is same if they brought in equipotential region. Then अगर हमारे पास दो स्पीयर है, एक पूरी तरह से खोखला है और दूसरा स्पीयर जो है वो चार्ज स्पीयर है, तो इन दोनों को अगर सेम फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा? तो इसके सरफेस के ऊपर चार्ज इंड्यूस होगा और ये प्रॉपर्टी सरफेस की होने की वजह से दोनों के ऊपर इक्वल चार्ज इंड्यूस होगा. सो बोथ हैविंग सेम चार्ज ऑन इट, दैट इज अ करेक्ट आंसर. अ कैपेसिटर इज formed by two identical metal plates. The plates are given charge Q1 and Q2, where Q2 is less than Q1. If capacitance of capacitor is C, what is the potential difference between two plates? अब जैसे हम जानते हैं कि energy stored that can be written as Q times V, or else energy stored in a capacitor that can be written as Q square by 2C, that is equal to Q times V. Or else V can be written as Q divided by 2C. अब पहले वाले प्लेट पे पोटेंशियल हो जाएगा V1 is equal to Q1 by 2C, और दूसरे वाले प्लेट पर पोटेंशियल हो जाएगा V2 is equal to Q2 by 2C. और अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है तो इसे हम लिख सकते हैं V1 minus V2, या फिर हम लिख सकते हैं Q1 minus Q2 divided by 2C. So इन सारे ऑप्शन में D ऑप्शन सबसे appropriate आंसर है. Radii of two sphere A and B are small a and small b respectively. If electric potential on their surfaces are same, the ratio of their surface charge density will be. अगर दो स्पीयर का पोटेंशियल सेम है तो हमें VA इज इक्वल टू VB लिखना होगा, यानी कि KQA बाई A दैट इज इक्वल टू KQB बाई B, या फिर दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं QA बाई QB दैट इज इक्वल टू स्मॉल a बाई स्मॉल b. अब अगर चार्ज डेंसिटी की बात आ रही है तो चार्ज डेंसिटी ऑफ स्पीयर A and charge density of sphere B that can be written as charge on a sphere divided by area of sphere, that is 4 pi small a square. और चार्ज डेंसिटी B की बात हो रही है तो इसे लिखना पड़ेगा QB divided by area of a sphere, that is 4 pi b square. अब यहाँ पर दोनों से 4 pi कैंसल हो जाएगा और हमारे आगे वाले इक्वेशन से हम लिख सकते हैं QA by QB is A by B into B square by A square. अब डेफिनेटली यहाँ पर B की पावर और A की पावर कम हो जाएगी और सिग्मा A by सिग्मा B जो है वो हो जाएगा B by A. So B is a correct answer. The radius of nucleus of atom having Z is equal to 50 is 9 into 10 raised to minus 15 meter. The electric potential near its surface is equal to. So electric potential follows formula KQ divided by R. अब यहाँ पर K का वैल्यू है 9 into 10 raised to 9, जबकि Q का वैल्यू होगा Z times E, यानी कि 50 into 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. Divided by R, that is radius, is 9 into 10 raised to minus 15 meter. यहाँ 9 और 9 कैंसल हो जाएंगे
and 16 times 5 that can be written as 80. यहां मैंने 16 टाइम 5 इसलिए कहा क्योंकि 50 का 10 हम इसे पास कर लेते हैं 1.6 को, ताकि वो 16 बन जाए. 16 टाइम्स 5 80 बन जाएगा. और अब 10 रेज़ टू प्लस 9 माइनस 19 एंड प्लस 15 लगेगा. सो कुल मिला के यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 80 इंटू 10 रेज़ टू 5 और एल्स 8 into 10 raised to 6 volt. B is a correct answer. The electric potential due to point electric dipole varies as. Point dipole का potential Kp by R square formula को follow करता है, यानी कि potential V is 1 upon R square formula को follow करेगा. So point dipole के लिए B correct answer consider किया जाएगा. दोस्तों, यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 2 का MCQ का सेशन कंप्लीट होता है. होप आपकी तैयारियां ठीक से चल रही होगी. आपको और मेहनत करने की जरूरत है. दोस्तों, आपकी मेहनत भविष्य में जरूर रंग लाएगी. चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में.